नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के अहम खबरों को समेटे हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो जान लीजिए क्या है आज उत्तर प्रदेश के खबरों की सुर्खियां। बात होगी बागपत के उस सीनियर सब इंस्पेक्टर के निलंबन की, जिसमें बार बार चेतावनी के बावजूद उस इंस्पेक्टर ने अपनी धार्मिक पहचान वाली दाढ़ी नहीं कटवाई। गाजियाबाद के धर्म परिवर्तन मामले में हुए एफआईआर की और साथ साथ हाथरस के उस भाभी की और साथ साथ उन दूसरे लड़कों की जिनकी पहचान अब एसआईटी को सौंपी गई है। चलते हैं खबरों की तरफ। बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के चुनाव की कमान संभाली। आज योगी आदित्यनाथ अमरोहा, टुंडला और बुलंदशहर में चुनाव प्रचार में थे। अमरोहा के चुनावी सभा में योगी आदित्यनाथ ने बकायदा ढोलक मंच से बजाया। बता दें कि ढोलक अमरोहा की पहचान है और यहां सदियों से ढोलक बनते आए हैं और ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अमरोहा की पहचान भी बनता जा रहा है। लेकिन अपनी सभाओं में योगी आदित्यनाथ के निशाने पर विपक्ष और खासकर मुद्दे के तौर पर लॉ एंड ऑर्डर, बाहुबली और साथ साथ अपराधी ही उनके चुनावी भाषणों के मुद्दे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार में ऐसे लोग जो कि पिछली सरकारों में बेखौफ घूमते थे, जिनकी सत्ता चलती थी, आज वो उनकी राज में पनाह मांग रहे हैं। अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है और वो प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। साफ तौर पर यह कहा कि जब तक उनकी सरकार रहेगी अपराधी और गुंडों को ऐसा ही हश्र झेलना होगा। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का नया चुनावी मुद्दा यही होने जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बागपत पुलिस को आज अपने एक सीनियर सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करना पड़ा। जानते हैं क्यों? दरअसल सीनियर सब इंस्पेक्टर इंतसार अली, जो कि रामाला थाने में तैनात है, वो बार बार चेतावनी के बावजूद भी अपनी धार्मिक पहचान वाली दाढ़ी नहीं कटवा रहे थे। कई बार पुलिस विभाग ने उन्हें इस बात के लिए अल्टीमेटम भी दिया और सर्विस ड्रेस कोड को भी बताया और ये कहा कि सर्विस ड्रेस कोड के हिसाब से वो दाढ़ी रखकर ड्यूटी नहीं कर सकते। कई बार चेतावनी के बाद जब दाढ़ी नहीं हटी तो आज बागपत के एसपी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। अगर सीनियर सब इंस्पेक्टर की माने तो उन्होंने दाढ़ी रखने की परमिशन भी पुलिस महकमे से मांगी थी, लेकिन उन्हें दाढ़ी रखने की परमिशन नहीं दी जा रही है। कुल मिलाकर इस वक्त बागपत पुलिस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है और एक नई बहस शुरू हुई है कि क्या कोई शख्स ड्यूटी पर रहते हुए खासकर पुलिस महकमे में अपनी धार्मिक पहचान को आगे रख सकता है या नहीं। सर्विस रूल के हिसाब से धार्मिक पहचान रखकर पुलिस में ड्यूटी करना मना ही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गाजियाबाद में वाल्मीकि समाज के 263 लोगों का धर्म परिवर्तन। खासकर वाल्मीकि समाज के जब 263 लोगों के बौद्ध धर्म अपनाने की बात सामने आई तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। लेकिन प्रशासन ने वहां पर एक जांच कराई और जांच में यह पाया गया कि यह पूरा मामला सत्य नहीं है, बल्कि इसे कहीं ना कहीं प्लांट किया गया है। 3-4 लोगों को सामने रखकर इस धर्मांतरण की बात फैलाई गई। आज गाजियाबाद प्रशासन ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की है और धर्मांतरण को गलत तरीके से प्रचार प्रसार करने के लिए इस मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल 2 दिन पहले वाल्मीकि समाज के कई लोगों ने हाथरस कांड का हवाला देकर धर्म परिवर्तन की बात कही थी और यह भी कहा था कि ये लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। बाकायदा वहां पर एक कार्यक्रम हुआ था और यह भी बताया गया कि इसमें उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है। जब हंगामा बढ़ा तो प्रशासन ने इसकी जांच की और पाया कि कुछ लोग वहां अपने फॉर्म और पैम्पलेट्स लेकर गए थे, लेकिन 2-4 लोगों को छोड़कर ये धर्मांतरण बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। हालांकि
इसे बहुत बड़े स्तर पर फैलाने की कोशिश हुई। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और ये जांच चल रही है कि क्या किसी वैमनस्यता की वजह से इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश तो नहीं किया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस मामले में एक जांच सीबीआई कर रही है, जबकि एसआईटी अपनी जांच पूरी कर चुकी है। लेकिन योगी सरकार ने एक तीसरी जांच भी शुरू कर दी है और ये तीसरी जांच यूपी एसटीएफ कर रही है। यूपी एसटीएफ इस बात को खंगाल रही है कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कोई पीएफआई का कनेक्शन था, क्या कोई नक्सल और पीएफआई का आपसी तालमेल था जो इस पूरे कांड को बहुत बड़ा करना चाहता था। क्या इस पूरे कांड के पीछे किसी बड़े अफवाह को फैलाने की कोई मंशा थी। सोशल मीडिया पर आखिर इसे क्यों इतना प्रसारित किया गया और इस पूरे मामले की एक बड़ी गवाह के तौर पर उस परिवार के साथ रही भाभी राजकुमारी बंसल का क्या रोल था। 4 और लड़के जिनके हाथ में आईफोन थे वो कहां और किन से बातें कर रहे थे, और साथ साथ पीड़िता के घर के बगल में जो एक बड़ा इंतजाम किया गया था, चाहे मीडिया के लिए हो चाहे आने वालों के लिए हो, इन सब इंतजामों के पीछे आखिर कौन था। कुल मिलाकर इस बात की जांच हो रही है कि क्या हाथरस कांड को बड़ा करने के पीछे कहीं कोई गहरी साजिश तो नहीं थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। देवरिया सीट पर हो रहे उपचुनाव में आज प्रत्याशी मंच पर ही फूट फूट कर रोने लगे। देवरिया सीट से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी अजय सिंह मंच पर फूट फूट कर रोए और काफी देर तक वो रोते रहे। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अब रोने की इस वजह को भी जान लीजिए। दरअसल जन्मेजय सिंह जो कि बीजेपी के विधायक थे, उनके निधन से यह सीट खाली हो गई थी। उम्मीद थी कि उनके बेटे अजय सिंह को बीजेपी टिकट देगी, लेकिन बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। अब अजय सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका समर्थन ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी कर रही है। कई छोटे दल भी उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मंच पर पिता के नाम पर वोट मांगते मांगते अजय सिंह फूट फूट कर रोने लगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें खाली हुई हैं और खासकर जिनके निधन से सीटें खाली हुई हैं, बीजेपी ने उन सभी लोगों के परिवारों को टिकट दिया है, लेकिन देवरिया सीट से जन्मेजय सिंह के परिवार का टिकट काट दिया और उनके बेटे अब पिता के नाम पर वोट मांग रहे हैं और सभाओं में उनके आंसू निकल रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो जान लीजिए कैसा है उत्तर प्रदेश में कोरोना का सूरत हाल। पिछले 3 हफ्तों से लगातार कोरोना के सक्रिय मरीजों की तादाद उत्तर प्रदेश में कम हो रही है और आज ये घटकर 29,100 तक पहुंच गई। बढ़कर ये पूरा आंकड़ा 56,000 तक सक्रिय मरीजों का था, जो लगातार 3 हफ्ते से घटता जा रहा है। आज कोरोना से 35 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में हुई। कुल 2,402 नए संक्रमित मरीज मिले, जबकि 2,581 लोग कोरोना से ठीक हुए। तो ये था उत्तर प्रदेश का कोरोना मीटर। पिछले 24 घंटे के तमाम अहम खबरों को समेटे ये था हमारा विशेष न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।